क्वेश्चन फर्स्ट है, हरि को प्रयोग करना अच्छा लगता है। उसने एक निर्वात पंप लगी कांच की बड़ी बोतल ली। निर्वात पंप लगी एक इस तरह की बोतल ली उसने। एक मोबाइल को बोतल में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मोबाइल की घंटी बजाई एवं आवाज को ध्यान से सुना। अब निर्वात पंप की सहायता से बोतल की सारी हवा बाहर निकालकर बोतल को निर्वातित कर दिया, यानी उसमें कोई हवा नहीं रही, उसने पैक कर दिया उसे बिल्कुल हवा निकाल करके। धीरे धीरे मोबाइल की घंटी की आवाज कम सुनाई दी। तो हरि के प्रयोग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दी कि हरि को ध्वनि कम सुनाई क्यों दी? बॉटल में वायु की कमी के कारण। बॉटल में वायु की कमी होने को क्या कहते हैं? बॉटल का निर्वातित होना। निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है? जी नहीं, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी कि जहाँ वायु नहीं है वहां पर आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, वहां से कुछ भी नहीं सुन सकते। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक होता है कोई भी मीडियम माध्यम। सेकंड क्वेश्चन है, ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ का चित्र बनाइए। तो इस तरह का विक्षोभ होता है ध्वनि से कम 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 ज्यादा 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 ज्यादा, तो ये फैलता हुआ जाता है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है इस चित्र को। थर्ड क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए ठोस द्रव गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। सारणी में दिए गए कथन को पढ़कर सही माध्यम लिखिए। ठोस द्रव गैस में से कोई एक। किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर खटखटाने से दूसरे सिरे पर उसकी आवाज सुनाई देती है, ठोस में। पानी में रखी कॉल बेल यानी घंटी की आवाज सुनाई देना, द्रव। विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देना, गैस। छोटे बच्चों का माचिस धागे से बने खिलौनों में वार्तालाप से आवाज सुनाई देना, ठोस। डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप से धड़कन की आवाज सुनाई देना, ये भी ठोस है। रेलवे स्टेशन पर रेल का हॉर्न सुनाई देना, ये गैस के कारण हमें, देखिए गैस माध्यम है वहां पर, तभी हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको वो माध्यम लिखना था यहाँ पर कि किस किस माध्यम से क्या क्या देता है सुनाई। फोर्थ क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि संचित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के सही चित्र पर सही का निशान लगाए। तो देखिए ये अनुदैर्घ्य तरंग का जो चित्र है कि इस टाइप का होता है, तो सही पर हमें निशान लगाना था। ठीक है, एक स्प्रिंग अवस्था में है ये। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक वन का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं, एंडलाइन असेसमेंट तक कंप्लीट कर चुके हैं हम सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक। तो एक बार जरूर से नोट डाउन करिएगा, हमने जो समझाए हैं क्वेश्चन आंसर्स जरूर से देखिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट से आपको चेकआउट करना है, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड वहां पर भी करा सकती हूँ। तो यहाँ हम देखेंगे कार्यपत्रक 52, 52 एंड 53 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट 52 कार्यपत्रक 52। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाएं। अब ढोल को जहां थाप दी उसे स्पर्श कीजिए, हाथ में कंपन होगा। आप इसे फॉलो कर सकते हैं एज इट इज, ऐसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अगर आपके पास में ढोल है तो। अब ढोल को तेज धीमी थाप देकर कंपन महसूस करें। वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। सेकंड है, ढोल में अधिक कंपन तेज थाप से उत्पन्न होते हैं। थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक कंपन में लगी समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो ये सभी परिभाषा थी। ठीक है, सेकंड है, चित्र में दो दोलनों को दर्शाया गया है। कंपनों की संख्या कितनी होगी? यदि इन कंपनों में 2 सेकंड लगते हैं तो आवृत्ति कितने कंपन प्रति सेकंड यानी हर्ट्ज होगी? तो कंपनों की संख्या 4 हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी 2 हर्ट्ज। थर्ड क्वेश्चन है, चित्रानुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवृत्ति होगी। तो देखिए सरल दोलक अगर 1 सेकंड में 5 दोलन करता है, यानी लेफ्ट टू राइट यानी तो कितना होगा आवृत्ति? 5 हर्ट्ज। चित्र में एक कण के दोलन को दर्शाया गया है। कण अपनी साम्यावस्था से कितना अधिक विस्थापित हुआ? 2। ठीक है, तो ये डन होता है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करें। दोलन गति में किसी कण की साम्यावस्था से अधिक विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। सरल लोलों के एक दोलन में यदि 10 सेकेंड लगते हैं तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। सिक्स क्वेश्चन है, यदि एक दोलन में 1 सेकेंड लगता है तो चित्र देखकर निम्न का मान बताएं। आयाम 1 सेंटीमीटर, कंपनों की संख्या 4। देखिए कंपन तो 4 बार हो रहे हैं, देखिए तरंगे आपको 4 बार दिखाई दे रही है मुड़ी हुई। आवर्तकाल हो जाएगा 1/2 सेकेंड, और आवृत्ति हो जाएगी 2 हर्ट्ज। आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। 1 सेकेंड में किसी वस्तु द्वारा की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल या कंपन काल कहते हैं।
आयाम को परिभाषित कीजिए। कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिक विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि बुरी लगती है, क्योंकि जो अच्छी सुनने लायक आवृत्ति होती है ध्वनि की वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर आप लिख देंगे बुरी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कोई भी ध्वनि अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो वो तभी अच्छी लगेगी, अगर इससे ज़्यादा या इससे कम होगी तो वो हमें बुरी लगती है। सेकंड है, रेलवे स्टेशन पर जब रेल ध्वनि से उच्च हॉर्न बजाती है तो हमारे कानों को बुरी लगती है, क्योंकि ये आवृत्ति सुनने लायक आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच से अधिक होती है, इसलिए बुरी लगती है। सेकंड है, ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसमें हर्ट्ज क्या है? ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक। थर्ड क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। मच्छरों के अपने कान के पास भिनभिनाने से उत्पन्न ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होती है। तो कथन कौन सा सही है यहाँ पर? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अश्रव्य जो सुनी नहीं जा सकती ये सही है। 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ट्ज से कम श्रव्य ध्वनि ये भी सही है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि वो है पराश्रव्य ध्वनि, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो वो सही है। ठीक है, तो ABC यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मच्छरों के अपने कान के पास जो भिनभिनाने की ध्वनि होती है ना वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि कहला रही है, जबकि ये पराश्रव्य ध्वनि नहीं होती है, अश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक है, तो ABC ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 53 और 52 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में उपलब्ध कौन कौन से ध्वनि स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो जस्ट आपको एग्जांपल बताने कि आपके घर में कौन कौन से जो स्रोत हैं ध्वनि प्रदूषण जो करते हैं वो बताना है। जैसे टीवी, बांसुरी, हारमोनियम, मोबाइल, रेडियो, ये सभी क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्र हैं। आपको कौन कौन सी वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनना अच्छा लगता है? बांसुरी और हारमोनियम। शोर व मधुर संगीत में क्या अंतर है? अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, कानों को अच्छी लगने वाली सुस्वर ध्वनि को मधुर संगीत कहते हैं। शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि प्रदूषण। यदि आप लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में रहें तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती हैं? तो देखिए, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उच्च रक्तचाप, तनाव, श्रवण शक्ति का ह्रास, अनिद्रा रोग, याददाश्त कमजोर होना आदि। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सड़क के किनारे हरे वृक्ष लगाकर, घरों में पेड़ पौधे लगाकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका उपयोग करेंगे तब भी ध्वनि प्रदूषण कम होगा। जितनी गाड़ियाँ कम चलेंगी उतने ध्वनि प्रदूषण कम होगा। टीवी, टेप रिकॉर्डर को कम आवाज़ में चलाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सड़क किनारे जहाँ पे वृक्ष रहते हैं ना, वहाँ पर आप देखिएगा वहाँ पर शोर बहुत कम सुनाई देता है, अपेक्षाकृत जहाँ पर वृक्ष नहीं है वहाँ पर। ध्वनि प्रदूषण से शरीर में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो देखिए, कान, मस्तिष्क, हृदय ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन, वर्कशीट 54 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 55 वर्कशीट 55। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार आदि। सेकंड क्वेश्चन है, शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा गेहूँ, सरसों, चना, मटर, अलसी, ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ फसल। वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें कहा जाता है रबी की फसल। रबी की फसल और खरीफ की फसल की मौसम के मध्य मार्च से जून के बीच कौन सी फसलें बोई जाती हैं? जायद फसलें, तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, सूरजमुखी इत्यादि।
4 जायद फसलों के नाम बताइए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। आपने देखा होगा अभी गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? गेहूं की फसल को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा ऋतु में बोने से गेहूं के बीज जल की प्रचुरता से नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए शीत ऋतु में बोई जाती है गेहूं की फसल। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है। धान, चावल, अतः धान को शीत ऋतु में नहीं उगा करके वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। आप देखिएगा चावल की जहाँ पर खेती होती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं और उनमें पानी की बहुत अत्यधिक मात्रा लगती है। इसी के लिए जहाँ पर नदियाँ हैं उसके आसपास चावल की खेती ज़्यादा बेहतरीन होती है, बजाय जहाँ पर पानी की कम होती है। पानी कम मिलता है वहाँ पर चावल की खेती कम की जाती है। ठीक है। कार्यपत्र 56 देखेंगे सबसे पहले। वर्कशीट 56, फसल उगाने हेतु किसानों द्वारा किए जाने वाला क्रियाकलापों को क्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, देन हल चलाना, देन बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, देन कटाई, देन भंडारण। आपके परिवेश में पाए जाने वाले किन्हीं 4 कृषि औजारों के नाम लिखिए। कुदाली, परात, फावड़ा, खुरपी। ये सभी कृषि औजारों में काम में ली जाती है। बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए आवश्यक प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? हल और कल्टीवेटर। बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के नाम लिखिए। परंपरागत कीव, सीड ड्रिल। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कल्टीवेटर, आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल क्या होता है? बुआई के लिए आधुनिक ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। सीड ड्रिल से बुआई करने से बीज मिट्टी से ढक जाता है एवं पक्षियों द्वारा नहीं खाया जा सकता। इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। तो दोनों का अंतर समझ लिया है यहाँ पर। तो ये डन होता है कार्यपत्र 56 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 57। फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल उगाते समय यदि पौधों फसलों को के समय पर पानी व पोषक तत्व नहीं दिए जाए तो पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी व पोषक तत्व के अभाव में पौधे दुर्बल होंगे या मर जाएंगे। आपके गांव शहर में सिंचाई के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? किन्हीं 4 के नाम बताएं। कुआं, नहर, नदी और बांध। निम्नलिखित में से सिंचाई के पारंपरिक तरीके एवं आधुनिक तरीकों की छाटनी कीजिए, जैसे मोट, छिड़नी, चैन पंप, ठेकली, रहर, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। तो सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं उनमें आ जाएगा मोट, रहर, चैन पंप, ठेकली। और सिंचाई के आधुनिक तरीकों में आ जाएगा छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। सिंचाई के आधुनिक तरीकों के नाम बताए। छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, जिसे बूंद बूंद करके पानी का ड्रिप तंत्र तो होता है, बूंद बूंद करके ड्रिप गिरती रहती है पौधों में। और छिड़काव तंत्र देखिए आपने देखा होगा कि चारों तरफ वो घूमता रहता है और पानी का छिड़काव देता रहता है। ठीक है। तो ये आजकल आधुनिक तरीके हैं सिंचाई के। 6 क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। फसल पक जाने पर उसे काटना कटाई कहलाता है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो ये डन होता है क्वेश्चन। सबसे पहले कार्यपत्र 58 देखेंगे, वर्कशीट 58, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, जिस प्रकार हमें विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद, उर्वरक, सूर्य का प्रकाश, जल आदि की। आपके खेत में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है। इस क्षति को पूरा करने के लिए आप खेत में क्या करेंगे? इस क्षति को पूरा करने के लिए खेत में खाद डालते हैं। प्राकृतिक खाद को तैयार करने की विधि अपने शब्दों में लिखिए। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालता रहता है, जिसका कुछ समय में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। इसी अपघटित पदार्थ को प्राकृतिक खाद कहते हैं और ये बहुत ही यूजफुल होती है और आसानी से बनाई भी जा सकती है। 4th क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। उर्वरक का उत्पादन कारखाने में होता है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में पोषक प्राप्त होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। 5th क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जिसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है? जैविक खाद से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है और मिट्टी का गठन सुधर जाता है।
तो इसलिए जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। तो ये डन होता है वर्कशीट 58 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 59 कार्यपत्र 59 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 7 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि। वृहद पोषक तत्व क्या है, इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं? पौधों को जिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि। खाद के कोई 2 उपयोग लिखिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, वृद्धि होती है। खाद से मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया बताइए। कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मूलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके, कचरा आदि को गड्ढे में विघटित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों एवं जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुए पौधों एवं जंतुओं के अवशिष्टों को शीघ्र निरस्तीकरण करके वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है। कार्बनिक खेती से प्राप्त उत्पाद अधिक लोकप्रिय हैं क्यों? क्योंकि कार्बनिक खेती में रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी का प्रयोग नहीं किया जाता है और आजकल तो ऑर्गेनिक खेती की बहुत डिमांड होती जा रही है। खाद्य संग्रहण में जैव कीटनाशकों के उदाहरण लिखिए। खाद्य संग्रहण में जैव कीटनाशक नीम की पत्तियां एवं हल्दी का प्रयोग किया जाता है।